हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स पैडागॉजी, जो कि 2011 से लेकर 2023 तक का सेट में करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये 2011 से लेकर 2016 तक का है। 2016 से 2023 का मैं पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है? अनुमान लगाने में, व्यापक में, हल पर पहुँचने के लिए संकेतों का प्रयोग या क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। आकार और स्थान की समझ विकसित करनी है। ठीक है, तो कार्यों को क्या करना है? क्रम में लगाना है। तो अब क्रम देख लीजिए। आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 2D आकारों को छांटना। ठीक है, उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। उसके बाद आएगा विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और फिर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है, तो हमारा क्या सही बनेगा? CADB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षणों का क्या उद्देश्य है? सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना या प्रगति पत्रक को भरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। ठीक है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल की तुलना करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करने से शुरुआत कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एनसीएफ 2005 मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, छोटी सी वीडियो है और उससे रिलेटेड मैंने MCQ भी कराए हुए हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। देखो, इसमें पूछा सिद्धांत का पालन जो नहीं करता, तो सूत्र वगैरह ऐसे तो नहीं हल कराने हैं कि हमें सूत्र रटा देने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, ऑप्शन 40 क्वेश्चन है, 407928 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? आप लोग बताइए क्या पढ़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4,07,928। ठीक है, की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लिखिए। माप की अवधारणा करने के लिए जो क्रम बताया गया है वो बताना है आपको। ठीक है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो ऑप्शन आएगा सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ठीक है, फिर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, CBAD। ठीक है,
अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। सीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए या दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है: उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या डी a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b बराबर नहीं है 0 के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ठीक है। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होते हैं। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। ठीक है। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जाँच करने दे। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। शिक्षक आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये खत्म हो गई 2011 की मैथ्स पेडागोजी। अब हम बात करेंगे 2012 की मैथ्स पेडागोजी के बारे में। ठीक है। त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। कौन सा कार्य है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और से उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा क्या है? कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है या चाक्षुष विद्यार्थी है? तो देखो, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर क्या है? सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? यह शिक्षक के लिए संकेत करता है कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मन की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, एल्जा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो वो है संक्रिय अवस्था में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 के विद्यार्थी समस्या को सही तरीके से हल कर सकते थे लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे। आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं? इसका कारण है भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आकृतियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और याद देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर है? विद्यार्थी है विश्लेषणात्मक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। ठीक है, 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नोट्स या क्यूब्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो बोर्ड्स। ठीक है, लिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? HCF तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 किलोमीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? तो ये किस दक्षता की ओर संकेत है? ये है विश्लेषण की ओर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण में है। किस चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदीगामक अवस्था में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधन का विकास करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, बी सही है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, सा सही नहीं है। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है।
ये भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ तथा बा। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यासों और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है, किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि उनमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि कैसी है? यह गतिविधि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को आधारित करता है। यह बच्चा वैन हिले के ज्यामिति विचार के डैश स्तर पर है। किस स्तर पर है? यह बच्चा है चाक्षुषीकरण स्तर पर। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं हैं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं, वे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गणित में प्रक्रमण संबंध प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता की ओर संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इन ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण, स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा एंड प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के डैश पर है। किस पर है? मानसिक चित्रण पर है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। ये उसने क्या करी है? प्रतिक्रिया करी है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में डैश की कमी है। स्थानीय मान की अवधारणा की, है ना, स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है बच्चे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो परक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसको दर्शाने के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किसे पूरा करता है? ये पूरा करता है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ठीक है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का एक प्रभावी साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
किस स्तर का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप क्षेत्र में समस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य प्रक्रमण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। ठीक है। इस खेल का क्या उद्देश्य है? इस खेल का उद्देश्य है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना और प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? सुव्यवस्थित अध्यय का। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदु सीट। ठीक है। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। किसमें? बच्चों को प्रोत्साहित करता है विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? ठीक है। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का क्या कारण है? इस समस्या का कारण है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो इसमें से जो विशेषता महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 0 मानसिक चित्रण। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ठीक है। एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह क्या है? किस अवस्था में है वो है संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये है संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयतन। ठीक है। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों की बात करना चाहिए। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ठीक है। गणित के कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो वो प्रवीण है पंक्तिबद्धता में, वर्गीकरण में और प्रतिवर्तीयता में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। शायद सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गणितीय खेलों और पहेलियाँ मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? तो ये गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए, बी, सी, डी सही हो जाएगा। ठीक है। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, यानी कि ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक या मान संचालक किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक ज्ञान तो देता ही है और वो भावों के साथ स्टूडेंट के साथ भी जुड़ता है। तो क्या बोलेंगे? यह सभी, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में यह सभी उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेकंड क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या ब्रह्मगुप्त? तो गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य। थर्ड क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? सवालों के उत्तर देने की टेक्निक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। सवालों के उत्तर देने की टेक्निक में निपुणता, ये एक तरह से सही है, बट इसको हम पूरी तरह से सही नहीं बोल सकते। अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये गलत हो जाएगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी नहीं। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो कौन प्राथमिक स्तर में मतलब नहीं रखता, मतलब प्राथमिक स्तर में किसका यूज नहीं होता? तो कोण का, कोण वगैरह बड़ी कक्षाओं में सिखाए जाते हैं बच्चों को, ना कि प्राथमिक स्तर से, है ना। गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? कक्षा के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद? तो लैंगिक भेद को गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए कारण नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? क्लास के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के प्रतिभा को प्रोत्साहित करती हैं। गणितीय संचारण का उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की प्रतिभा, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता। क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह कौन सी अवस्था में है? यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं, तो वो किस में आ जाएगा? वो आएगा संक्रियात्मक अवस्था में। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है?
तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अभ्यास किया जा सके, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। ये तो गलत हो गया, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय ये भी नहीं, प्राथमिक स्तर के लिए इतना नहीं प्रेशर डाल सकते बच्चों पर, उसमें केवल अभ्यास भी नहीं करा सकते। तो सबसे अच्छा क्या है, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था कौन सी है? ये पहले भी बता चुकी हूँ, वह अवस्था हो जाएगी संक्रियात्मक अवस्था, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 11वां क्वेश्चन है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म कर्म गुण एवं समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो इसका कक्षा 3 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुणन के गुणधर्म कर्म गुण एवं समूह गुण। 12वां क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत करता है? सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को? 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए बोल रहा है टीचर, तो ये क्या हो जाएगा? सोचने के निम्न स्तर को। क्वेश्चन है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो ये जो जितने भी गणितीय या कैलकुलेशन होता है तो ये तार्किक बुद्धि में आता है, ठीक है। तो प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें तार्किक बुद्धि की अधिकता है। 15 क्वेश्चन है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। एल्गोरिदम में क्या होता है? ज्ञान तो बढ़ता है, तर्क की समझ भी आती है और सूत्र भी होते हैं, लेकिन रटना नहीं होता इसमें, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोको पहेली को हल करना, या चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपड़ आकृतियों को पहचानना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्यूजीनियर छड़े, गिन तारा, जियो बोर्ड, या संख्या चार्ट। यहाँ पे चार्ट होगा। तो बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्यूजीनियर छड़े सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, या प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस कथन को पहचानना है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये तो सही है, ठीक है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, ये गलत है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी गलत है। मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में 35 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। मैं इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तो 3 का योग किसमें? संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में है, क्रम सूचक भाव में है। तो ये किसमें है? ये है ऑप्शन नंबर 2 में, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए, ऐसा भी नहीं। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
37 है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? इसमें है ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, या मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो जिसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है वो है ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ठीक है। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका, ये तो सही है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, वितरण गुण से, संवरक गुण से, क्रम विनिमय गुण से, या सहचर्य गुण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवरक गुण से। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। बस यहीं पे राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चों के जीवन से जोड़ दिया जाता है किसी भी पाठ को, तो वही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।